जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल। और जैसे कि हमने फर्स्ट वाली वीडियो में देखा था कि किस तरह से आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जो है वो इमर्ज हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे और सोशियोलॉजी का साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में किस तरह का योगदान था उसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत बार यूपीएससी मेंस में आ चुका है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो आज का हमारा मेंस का सवाल है, एक्सप्लेन हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड साइंटिफिक टेम्पर। तो इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी जो है वो एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन किस तरह से इमर्ज होकर आया, बेस्ड ऑन रैशनैलिटी मतलब रैशनल थिंकिंग विदाउट जजमेंटल थिंकिंग। रैशनल मतलब विदाउट बीइंग जजमेंटल थिंकिंग सोशियोलॉजी किस तरह से इमर्ज होकर आया बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को साइंस के बारे में ज़्यादा फोकस रखना है। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में क्या क्या इवोल्यूशंस या डेवलपमेंट हुए उसके बारे में बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लिखेंगे कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू इंटेलेक्चुअल करेंट्स, एनलाइनमेंट एंड कंजर्वेशंस। तो यहाँ पे सोशियोलॉजी जो है वो एज इमर्ज किस तरह से हुआ था, इट वॉज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू बड़े बड़े फिनोमिनॉन, दैट वाज एनलाइनमेंट एंड कंजर्वेशन। एनलाइनमेंट पीरियड में क्या क्या हुआ था, लोगों में सवाल पूछने की क्षमता आई थी, लोग इंटेलेक्चुअली सोचने लगे थे। कंजर्वेटिव पीरियड में लोग जो है एब्सोल्यूटिज्म का विरोध किया था, चर्च में जो इनविंसिबिलिटी ऑफ चर्च था उसका विरोध किया था। तो बेसिकली सोशियोलॉजी जो है वो इमर्ज होके आया था एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू फिनोमिनॉन, एनलाइनमेंट एंड कंजर्वेशन। इसके बीच में ये सारे रिवोल्यूशंस थे, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड ऑल दैट, agricultural revolution. The beginning of the process of modernization could be traced back to the 18th and the 19th century when the socio-economic and political institutions in the Western European society were undergoing drastic transformation due to industrial and French revolution. तो यहाँ पे द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन किस तरह से शुरुआत हुआ था, इट कैन बी ट्रेस्ड टू द लेट 18 एंड द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, जब यूरोपियन सोसाइटी जो है वो ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा था, क्योंकि उस दौरान फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो चल रहा था, जिसकी वजह से सोसाइटी में लोगों की धारणा में, सोच में बहुत भयंकर तरह का परिवर्तन हो रहा था। रेनेसा का पीरियड था, उसके बाद एनलाइनमेंट पीरियड था, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला डेवलपमेंट जो हुआ दैट वाज द पीरियड ऑफ रेनेसा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडियन रेनेसा के फादर कौन है, जिनको राजा का टाइटल दिया गया था वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। One of the first developments that marked the beginning of a new era was the Renaissance. Renaissance means rebirth. Okay. रीबर्थ, रीबर्थ मतलब एक नया जन्म होता है। इसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल में समझाती हूँ जो आजकल की जनरेशन को समझ में आए। ओके, तो यहाँ पे मान लो एक कपल है, ठीक है, यहाँ पे एक कपल है, दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद, जैसे कि जबकि मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करूँगी, तो लड़की जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर थ्रू जाती है, इनर वर्क करती है, अपने अंदर वर्क करती है, इनर वर्क करती है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जाती है, उसको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो पुनर्जन्म हो गया, मेरा तो इससे पीछा छूट गया। तो आफ्टर 2-3 years ही गॉट टू रियलाइज़ कि हाँ यार बहुत अच्छा हो गया कि मेरा ऐसा पीछा छूटा, मेरा अ काइंड ऑफ रीबर्थ, रीजेनरेटेड थिंग। तो दिस वॉज द सेम थिंग विच इज़ रेनेसा पीरियड, जो कि रीबर्थ था, क्योंकि उसके पहले क्या था, फ्यूडलिज्म था। लोग एक तरह के स्लेव्स और फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर में थे। दे वेर डोमिनेटिंग द पीपल विथ द सो कॉल्ड नॉर्म्स एंड रिचुअल्स, उससे डोमिनेटेड थे। लेकिन अब लोगों में क्वेश्चन करने की क्षमता आ गई थी, लोगों में जागरूकता आई थी, एंड दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ। The Renaissance refers to literal sense to the intellectual birth of Europe as people tried to recapture the artistic, philosophical, scientific and commercial glory of the classical period. जैसे कि मैंने कहा, रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ,
Okay, so rational thinking tempered with a spirit of scientific inquiry about the universe and the existence of humanity in it became the important characteristics of Renaissance outlook. तो यहाँ पे जस्ट सेक, मेरा ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, हाँ हो गया. सो रैशनल थिंकिंग के बेसिस पे जो है वो लोग इंक्वायरी करने लगे, साइंटिफिक इंक्वायरी करने लगे कि ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस क्यों है, किस प्रकार से हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो फंक्शन करती है. वो गॉड की वजह से तो करती लेकिन एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से बॉडी सर्वाइव करती है. जो प्लैनेट्स है वो रोटेशन रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ गया, इसके बिहाइंड का साइंस क्या है वो पता चलने लग गया. तो एवरीथिंग वाज रैशनल, मतलब हर चीज़ के पीछे रीज़न होता था कि ये ऐसा क्यों होता है. There is a reason behind it. It's not कि common sensical thing. There is a reason behind it. So everything लोग जो है वो rationalist point of view से imagine करने लगे या फिर सोचने लगे. And that period was called as Renaissance. Humanism in Renaissance. Just a sec. So humanism in Renaissance. तो रेनेसा जो है वो ह्यूमैनिटी के ऊपर फोकस रखता था रादर देन द सो कॉल्ड नॉर्म्स. रेनेसा का जो मेन हार्ट एंड सोल था दैट वाज ह्यूमैनिज्म. जहाँ जहाँ रेनेसा की बात आएगी वहाँ वहाँ ह्यूमैनिज्म की बात आपको लिखना ही है. पहले क्या होता था, अगर जो है जो स्लेव्स होते थे उनको चर्चेस वगैरह में एंट्री होना नहीं होता था. बोलते थे भगवान को तुम्हारी ऑफरिंग्स मंजूर नहीं है, ठीक है, सो यू कैन नॉट डू द रिचुअल्स और यू कैन नॉट एंटर द चर्च. लेकिन जब रेनेसा का पीरियड हुआ तब लोग जो है वो ह्यूमैनिटी पे फोकस रखने लगे एंड दे वर लाइक ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो व्हाई आर वी नॉट अलाउड टू एंटर द चर्च, व्हाई आर वी नॉट अलाउड टू प्रे टू गॉड. गॉड के चिल्ड्रन तो तुम भी हो, हम भी हैं. सो दैट वाज द थिंग. जो डिस्क्रिमिनेशन था वो कहीं ना कहीं हट गया. इट वाज वाइप्ड ऑफ बाय ह्यूमैनिज्म. The chief characteristics of Renaissance way of thinking was humanism. It was the heart and soul of Renaissance. जिधर जिधर आप लोग को रेनेसा के बारे में लिखना होता तभी उधर आपको ह्यूमैनिज्म के बारे में लिखना ही लिखना है, अदरवाइज ये मार्क्स आपको नहीं मिलेगा. Humanism was a system of views which extolled man, stressed his essential worth and dignity. ह्यूमैनिज्म क्या होता था, मानवता, इंसानियत, इंसान की डिग्निटी से चलने का उनको उसको अधिकार मिलता है. जैसे मैंने चर्च का एग्जांपल दिया कि तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तो क्यों भगवान मुझे रोकेगा वहाँ जाने के लिए जस्ट बिकॉज मैं लोअर कास्ट का हूँ, तो दैट डजंट मीन कि मैं भगवान का बच्चा नहीं हूँ. इट मीन दैट ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल एज अपोज टू द अदर वर्ल्डली. यहाँ पे जो रेनेसा का पीरियड था यहाँ पे इंसानी जीवन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था इंस्टेड ऑफ द अदर वर्ल्डली क्रिएचर्स. नो डाउट कि ऐसा नहीं कि टोटल बैंड होता था, लेकिन इंसानी जीवन पे कि तुम इस जीवन में जो करोगे वही तुम्हें इस जीवन में भुगतना पड़ेगा, अगले जन्म का छोड़ो. तो इसको आप इसमें बेटर समझ सकते हो. ये मूवी जिसने देखी है, यहाँ पे जो एक इंटरव्यू वाला सीन था वहाँ पे बताया गया था कि ये जो पंडित लोग होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द पंडित्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ एज पर दिस मूवी. जस्ट अ सेक. तो यहाँ पे जैसे कांजी भाई इंटरव्यू में बोलते थे कि देखो जब बच्चा पैदा ही होता है तब उसको ये करो वो करो, वरना नेक्स्ट जन्म में इस बच्चे को गाय भैंस बनना पड़ेगा, नेक्स्ट जन्म की कर्मों की सज़ा अभी के जन्मों में देने जा रहे हैं. तो इस तरह की जो बिलीफ है ये ख़त्म हो रही थी. सो लोग जो थे वो कांजी भाई जैसे बन रहे थे कि नहीं, इंसानियत की सेवा करो, इंस्टेड ऑफ गिविंग द मिल्क टू अ शिवलिंग I'd rather give a milk to the needy hungry people. लोगों की सोच ये थी कि भगवान के पास सब कुछ है, भगवान को नहीं चाहिए अभी, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द मिल्क और अदर नेसेसरी थिंग्स टू द गॉड और अदर वर्ल्डली क्रिएचर्स, वी हैव टू गिव इट टू ह्यूमैनिटी एंड टू सर्व ह्यूमैनिटी. ये कांजी भाई की सोच जो थी दैट वाज बेसिकली रेनेसा. ये आप ऐसे याद कर सकते हो, मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ. जस्ट से कि मेरा खराब हो रहा है पेन बार बार, पता नहीं कट कैसे. हाँ. The humanist urged man to seek joy on earth rather than in an afterlife in which the church advocated. पहले क्या होता था, चर्च जो था वो ये बोलते थे कि नहीं, अगर तुम इस जन्म में भगवान को ये चढ़ाओगे वो चढ़ाओगे तो नेक्स्ट जन्म में तुम राजा बनोगे. तो यहाँ पे ह्यूमनिस्ट जो थे वो ये कहते थे देखो
ना समझ वो होते हैं जो अपना कर्म फल के लिए करते हैं, समझदार वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि कर्म करना ही फल है। अपना कर्म करो और इंसानियत के लिए अपना योगदान करो, ना कि अदर वर्थली क्रिएचर्स के लिए। ये श्लोक जो है ये भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि कर्म करना ही फल है, कर्म करो लेकिन उसके आउटकम पे अपना जो वो है इच्छाएं आउटकम पे मत अटैच करो। करना ही फल देने वाला वो है, तुम बस अपना कर्म करते जाओ। This is a basic principle of humanism. The Renaissance man hungered after after more knowledge. They came to feel that human life is important, then man is worthy of study and respect. तो यहाँ पे ये जो ह्यूमैनिस्ट थे, they hungered after knowledge, मतलब they were like ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, अर्थ क्यों घूमता है, हमारी बॉडी में इस तरह के विभिन्न जो यंत्र हैं ये ऐसे फंक्शन क्यों करते हैं। दे हंगर्ड आफ्टर नॉलेज, क्वेस्ट, एवरीथिंग, एंड द क्वेस्ट फॉर नॉलेज लेड देम टू डिस्कवरीज। ओके, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इसकी वजह से हंगर फॉर नॉलेज लेड टू वेरियस डिस्कवरीज, इधर इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इधर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इसी संदर्भ में यहाँ पे वैक्सीन्स का जन्म हुआ था, क्योंकि उस दौरान जो है लोगों को इन्फेक्शंस हुए थे, आई थिंक स्मॉल पॉक्स हुए थे यूरोप में, तो वहाँ पे उसको ट्रीट करने के लिए हंगर फॉर नॉलेज ने ही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन्स का जो है वो जन्म दिलाया था। सेकेंड डेवलपमेंट था, फर्स्ट डेवलपमेंट हमने देखा रेनेसा का पीरियड, सेकेंड डेवलपमेंट हम देखेंगे कमर्शियल रिवॉल्यूशन इन यूरोप। तो देखो पहले क्या होता था कि ट्रेड जो था वो सीमित था, स्टैग्नेंट था एक जगह पे। इस जगह पे ट्रेड जो था, ट्रेड एक्टिविटीज़ सीमित था। लेकिन जो सेकेंड डेवलपमेंट फेज था यहाँ पे ये ट्रेड एक्टिविटीज़ जो था इट वाज लिबरेटेड, तो ट्रेड ग्लोबली होने लगी एंड दिस वाज कॉल्ड एज कमर्शियल रिवॉल्यूशन ऑफ यूरोप, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल कमोडिटीज़ जो थी वो होने लगी एंड ट्रेड होने लगा ग्लोबल लेवल पे, एंड दैट वाज कॉल्ड एज कमर्शियल रिवॉल्यूशन ऑफ यूरोप। Again, this is very important. Third development, this is third development, not second, corrected. थर्ड डेवलपमेंट वाज साइंटिफिक रिवोल्यूशन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि अपना पूरा क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड है और इसीलिए इस पे मैंने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है स्लाइड्स। तो थर्ड जो डेवलपमेंट था दैट वाज साइंटिफिक रिवोल्यूशन। The Renaissance period saw the beginning of the scientific revolution. Scientific revolution was a clear break from the past, a challenge to old authority. साइंस कब होता है? साइंस का जन्म तब होता है जब लोगों में जानने की उत्सुकताएं होती है कि ऐसा क्यों होता है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। What is science? Science is the quest for knowledge. That is science. ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न होना चाहिए ना। तो इसी रीज़न की क्वेस्ट ने साइंस या साइंटिफिक डिस्कवरी को जन्म दिया। The impact of scientific revolution was crucial not just in changing material life but also man's ideas about nature and societies. तो scientific revolution का जो impact था it had a deep impact not only in the materialistic life but also in the societal and emotional level भी scientific revolution का एक deep impact पड़ा था। ठीक है जी, just a sec. For example, various vaccines were developed out of the necessity to cure diseases. तो वैक्सीन का एग्जाम्पल मैंने बताया था कि बहुत सारी बीमारियाँ हुई थी और उन बीमारियाँ क्यों हुई थी, ये साइंटिफिक जो क्वेस्ट है उसकी वजह से ही ये वैक्सीन्स का आविष्कार हुआ था। Apart from influencing the physical or material life of society, science is intimately connected with ideas. New developments in science can also change the attitudes and belief of people about nature and societies. तो यहाँ पे साइंस जो है फिजिकल और मटेरियल लाइफ ऑफ सोसाइटी के अलावा जो है साइंस आइडियाज़ को भी इम्पैक्ट करता है। साइंस अल्टीमेटली अपनी आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करने का भी आप इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्पिरिचुअल लेवल पे बताती हूँ। पहले क्या होता था, अगर कोई आपको प्रिडिक्ट कर देता है कि आपके आसपास आप किस तरह की फील कर रहे हो, तो दे विल लाइक गॉड लाइक फिगर फॉर यू। लेकिन अभी अपने को साइंटिफिक एनर्जी से पता चल जाता है कि एवरीबडी इज़ कनेक्टेड बाय अ डेफिनाइट एनर्जी। तो अगर हम लोग उस एनर्जी को फील कर सकते हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं।
तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे कि मैं आप लोग की एनर्जी में टैप कर सकती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि कौन कैसा फील हो जाता है। तो अगर किसी की एम्पैथिक एबिलिटीज़ हाई होती है तो वो इंट्यूटिव कर सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है कि वो किस तरह की मतलब सामने वाला जो इंसान है वो क्या सोच रहा है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी इंटरप्रेट कर देते हैं कि उसके दिमाग में एग्जैक्ट क्या थॉट्स आ रही है, तो इंटरप्रेट हो सकता है अगर एम्पैथिक एबिलिटी हो। तो ये कहने का मतलब ये है कि साइंस जो था वो अपार्ट फ्रॉम इम्पैक्टिंग द मटेरियलिस्टिक एंड सोशल लाइफ, लोगों की सोचने का, लोगों की आइडियाज़ को भी इम्पैक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे आइडियाज़ और डिस्कवरीज़ में बहुत सारे डिस्कवरीज़ होने लगे। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ। पहले क्या होता था, लोगों की, हमारी जो इंसानियत है, इंसान की जो है वो ऑरास होती थी। ये ऑरास सिर्फ जो लर्नड लोग हैं वो ही देख सकते थे। अभी क्या है, साइंटिफिक डिस्कवरीज ने ऑरा स्कैनर निकाल के रखा है। तो ऑरा स्कैनर के ज़रिए अगर आप किपलर फोटोग्राफी करोगे तो आपकी ऑरा एग्जैक्ट किस कलर की है वो दिख जाती है। दिस इज़ अ डिस्कवरी इन साइंस विच इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। तो ये है साइंटिफिक आइडियाज़ विच लेड टू डिस्कवरी, विच लेड टू न्यू इनोवेशंस। ओके, the first development of Renaissance in science in the field of astronomy. One of the first achievements of Renaissance in science was in astronomy. जो रेनेसा का पीरियड था, इसने सबसे पहला डेवलपमेंट जो देखा, it was in the field of astronomy. The year 1543 marked the development of modern astronomical studies with the publication of Copernicus' 6 books concerning the revolution of heavenly spheres. ये बुक का नाम आप याद रखिएगा, जो 1543 में, जो this was the first book which discussed about the heavenly bodies, which discussed about the rotation and revolution of earth, moon and celestial bodies, जो है इसको डिस्कस किया गया था in 1543. And in between 1546 to 1561, an Italian scientist named Galileo Galilei first turned a telescope invented by him onto the sky. Through this instrument, he saw stars where none had been known to exist. उसके बाद 1543 में जो है पहला बुक पब्लिश किया गया था, और उसी के लाइंस पे जो गैलीलियो, जिनको हम लोग जानते हैं, उन्होंने एक टेलीस्कोप इन्वेंट किया था, और टेलीस्कोप से उन्होंने स्टार्स को देखा था, जिसको हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस टाइम पे लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, हम तो खैर जन्म भी नहीं लिया था। तो उस टाइम पे गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था और टेलीस्कोप से स्टार्स को देखा था। उसके बाद आ गए मेरे फेवरेट इसाक न्यूटन सर। तो उसके पहले जो था, न्यूटन ने जब ग्रेविटी फाइंड आउट डिस्कवर्ड किया था, उससे पहले क्या था, जब लोगों को पता ही नहीं था कि ग्रेविटेशनल पुल नाम की कोई चीज़ होती है। जब न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा एंड ही हैड एन आइडिया, ही हैड ए क्वेस्ट फॉर हंगर कि ये क्यों गिरा एप्पल, तो ही डिस्कवर्ड ग्रेविटी एंड दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स। उसके बाद रेनेसा के पीरियड के बाद जो दूसरा नेक्स्ट डेवलपमेंट पीरियड आता है, दैट इज़ द एनलाइटमेंट पीरियड। एनलाइटमेंट पीरियड के बारे में मैंने जो फर्स्ट वीडियो इसमें डिटेल में पढ़ाया है, इसमें सिर्फ ब्रीफ लिखा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से लिख। एनलाइटमेंट मतलब क्या? इट वॉज अ पीरियड फॉर द राइज ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। लोगों में क्वेश्चन करने की क्षमता आ गई थी, लोग एब्सोल्यूटिज्म के विरोध जाने की क्वेश्चन कर रहे थे। रेनेसा में क्या होता था, लोगों में क्या उत्सुकता आई थी फॉर नॉलेज, हंगर फॉर नॉलेज, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को कंसिडर कर रहे थे। और एनलाइटमेंट पीरियड में क्या होता था कि इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, लोग एब्सोल्यूटिज्म के पूरा विरोध चले गए थे कि नहीं, हम लोग एब्सोल्यूटिज्म को नहीं मानते हैं। तो एनलाइटमेंट पीरियड के बारे में मैंने पहली वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ाया है, तो इसके बारे में मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा PDF डाउनलोड करके अच्छे से। तो यहाँ पे in the light of various revolutionary developments in science, particularly in physics, the universe came to be viewed as orderly or patterned. It was argued that the scientific inquiry, the underlying natural laws governing the universe can be discovered. Okay. यहाँ पे नोबिता जैसा कोई साइंटिस्ट है, वो ऐसे बोल रहा है कि अगर फिजिकल लॉज नेचुरल फोर्सेस से चल सकती है तो सोशल लॉज नेचुरल फोर्सेस से क्यों नहीं चल सकती। यहाँ पे फिजिक्स
और जो अपना सोसाइटी है, मतलब साइंस और सोसाइटी जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, दोनों में क्लैश होती है, मतलब कनेक्शंस होती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोगों ने धीरे धीरे डिस्कवर किया था कि जो फिजिकल लॉज है जो नेचर को गवर्न करती है, फॉर एग्जांपल द अर्थ का जो रिवोल्यूशन है, स्टार्स कैसे चलते हैं, मून कैसे चलता है, अर्थ हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे चलती है, ये सब नेचुरल लॉज जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक मैकेनिज्म से चलती है। तो सोसाइटी के जो लॉज है वो साइंटिफिक मैकेनिज्म से क्यों नहीं चल सकती? इस तरह का नोबिता जैसा बच्चा जो है उसने क्वेश्चन किया था। So the Enlightenment thinkers argued that just as the physical world was governed by natural laws, it was likely that social world was too governed by natural laws. तो यहाँ पे जो Enlightenment intellectuals यानी नोबिता जैसा कोई बच्चा था या बड़े थे, they argued कि जिस तरह से physical laws natural laws से govern होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड नेचुरल लॉज से गवर्न होते हैं, ठीक उसी तरह से सोशल वर्ल्ड नेचुरल लॉज से या साइंटिफिक लॉज से गवर्न क्यों नहीं हो सकते? तो इस तरह के क्वेश्चन करे गए थे एनलाइटमेंट पीरियड के दौरान। अब आते हैं हम लोग अपनी कंक्लूजन की ओर। Thus, while social conditions created the need for sociology, intellectual conditions provided the means for creating sociology as a distinct discipline. तो रेनेसां का पीरियड जो था उसने साइंटिफिक रिवोल्यूशन को जन्म दिया, तो एनलाइटमेंट का पीरियड ने सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन को जन्म दिया। तो दिस इज़ द डिफरेंस। रेनेसां का पीरियड ने साइंटिफिक रिवोल्यूशन को जन्म दिया और एनलाइटमेंट पीरियड ने जो है सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन को जन्म दिया। ठीक है जी, ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।